Welcome to Brief Learning with Raman. In today's lecture, we'll discuss schedule of the Constitution. इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्केड्यूल्स क्या होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐड की जाती हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ें हैं: प्रीएम्बल, स्केड्यूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। उसमें प्रीएम्बल जो होती है वो बेसिक इंट्रोडक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल जो होते हैं वो सारे हमारे लॉज, जो भी हमारे राइट हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन स्केड्यूल्स क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई हैं, इनका क्या मतलब था जोड़ने का। सो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। सो स्केड्यूल्स आर बेसिकली टेबल्स विच कंटेन एडिशनल डिटेल्स नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स। स्केड्यूल्स में वो डिटेल्स होती हैं जो आर्टिकल्स में मेंशन की नहीं गई होती हैं। जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। इसमें जब ओरिजिनली भी बहुत से आर्टिकल थे, ओरिजिनली भी सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, और अब भी ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 450 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं। सो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को और भी ज़्यादा पेचीदा करना सही नहीं समझा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, इसीलिए कुछ एक प्रोविज़न अलग से स्केड्यूल्स में ऐड कर दिए गए ताकि वो उनके बारे में डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिना डिफ़िकल्ट बनाए ये काम आसानी से हो जाए। तो इसीलिए स्केड्यूल्स ऐड की जाती हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स में नहीं मिलती वो हमें स्केड्यूल्स में मिल जाती है। सो स्केड्यूल्स बेसिकली वो टेबल्स होते हैं जिनमें एडिशनल डिटेल्स होती है। नेक्स्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें स्केड्यूल्स कितने हैं, ओरिजिनली कितने थे। देयर आर 12 स्केड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 स्केड्यूल्स हैं। One of the first mentions of the schedules was made in the Government of India Act 1935, where it include 10 schedules. तो सबसे पहले ये स्केड्यूल्स कहाँ मेंशन की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लाया गया था 1935 में। ये भी अपने टाइप का लेंथीएस्ट एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसमें 10 स्केड्यूल इंक्लूडेड थी, ऐड की गई थी। और सबसे पहले यहीं पे स्केड्यूल्स मेंशन की गई थी। सो इसके बाद हमने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो उसमें स्केड्यूल्स ऐड की हैं। लेटर व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1949, इट कंसिस्ट ऑफ 8 स्केड्यूल्स। तो जब 1949 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, इसमें 8 स्केड्यूल्स थी। लेकिन बाद में अमेंडमेंट की गई और इन अमेंडमेंट्स के साथ इसमें स्केड्यूल्स ऐड की गई। अब इनका टोटल नंबर है 12। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 स्केड्यूल्स थी और अब हैं 12। सो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो स्केड्यूल थी और इनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्केड्यूल, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। टेरिटरियल जरिडिक्शन ऑफ स्टेट्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो इसमें बेसिकली क्या है, पहली अनुसूची में भारत के संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें इंडिया की स्टेट्स के नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम इंक्लूडेड हैं और साथ में इनकी टेरिटरियल जुरिडिक्शन दी है, किस स्टेट का कितना एरिया है। अगर कोई स्टेट न्यू बनाई जाती है या किसी स्टेट को डिवाइड किया जाता है 2 हिस्सों में, कुछ भी ऐसा होता है डिवीज़न या फिर कुछ भी ऐड होता है किसी और स्टेट में एरिया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फर्स्ट स्केड्यूल में मिल जाएगी। कोई भी स्टेट न्यू बनती है तो उसके बारे में सारे रूल्स दिए गए हैं फर्स्ट स्केड्यूल में। तो इसमें स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के नाम हैं और साथ में
उनका एरिया, किस स्टेट का कितना एरिया है, या फिर अगर कोई स्टेट न्यू बनती है तो उसको कौन सा एरिया देना है, ये सारा कुछ फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन है। सेकंड स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है, इसमें है प्रोविजंस किसके रिगार्डिंग, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स। इस स्केड्यूल में जो भी सैलरीज या प्रिविलेजेस दिए जाने हैं उनके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। किन किन की सैलरीज के बारे में या प्रिविलेजेस के बारे में प्रोविजन दिए हैं वो हम देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडियन स्टेट्स और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन सारे इम्पोर्टेंट पोस्ट्स के लिए सैलरीज जो हैं, अलाउंसेस जो हैं, उनके बारे में जो भी प्रोविज़न है कि कितनी देनी है, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है, कितने प्रिविलेजेस किसको देने हैं, इन सारे पोस्ट के लिए जो भी सैलरीज के प्रोविजंस हैं, इमोल्यूमेंट्स के प्रोविजंस हैं, वो दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड स्केड्यूल में। तो इसमें जैसे कि हमने देखा इसमें प्रेसिडेंट है लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड स्केड्यूल में ये जो मेंशन किए गए हैं नाम सिर्फ इनकी सैलरीज या फिर अलाउंसेस के लिए प्रोविजंस हैं और किसी के नहीं। नेक्स्ट है थर्ड स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड स्केड्यूल में क्या है? फर्स्ट है, इट कंटेन्स द फॉर्म्स एंड ओथ ऑफ अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन फॉर। इसमें ओथ के बारे में सारे रूल्स और रेगुलेशन है। ओथ मतलब जो भी कोई बड़ी पोस्ट पे कोई भी ऑफिशियल अपॉइंट होता है तो उसको पहले ओथ लेनी होती है और उसके बाद अपना ऑफिस उन्होंने हैंडल करना होता है। तो ओथ के बारे में सारे प्रोविजंस इस थर्ड शेड्यूल में दिए गए हैं। ये किस किस ऑफिशियल की ओथ इसमें इंक्लूडेड है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, पहले तो इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो ओथ लेंगे, उसके बाद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, फिर जब वो मेंबर बन जाएंगे पार्लियामेंट के उसके बाद वो ओथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की ओथ के बारे में भी इसमें प्रोविज़न है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कैग, उसके बारे में भी इसमें ओथ के बारे में दिया गया है। स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट्स, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, हाई कोर्ट जजेस, तो इन सब की ओथ के बारे में जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड स्केड्यूल में दिए गए हैं। नेक्स्ट, फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स द प्रोविजंस इन रिलेशन टू एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची है, इसमें बात की गई है राज्यसभा की कितनी सीट्स किस स्टेट को मिलेंगी और कितनी किस यूनियन टेरिटरी को मिलेगी, इसके बारे में सारे प्रोविज़न फोर्थ शेड्यूल में है। नेक्स्ट है फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। इसमें इट कंटेन्स provisions in relation to administration and control of scheduled areas and scheduled tribes। तो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल थोड़े इंटर रिलेटेड हैं। फिफ्थ में दिए हैं जितने भी स्केड्यूल्ड एरियाज़ हैं या फिर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, कबीले जो भी पिछड़े हुए एरिया हैं या फिर जो भी अनुसूचित कबीले हैं उनके बारे में प्रोविज़न सारे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके कंट्रोल के बारे में सारे प्रोविज़न दिए हैं फिफ्थ शेड्यूल में। लेकिन सिक्स्थ शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के ट्राइबल एरिया के बारे में स्पेशली प्रोविज़न्स दिए गए हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में।
फिफ्थ स्केड्यूल में बाकी सारे जितने भी स्केड्यूल्ड एरियाज़ हैं या फिर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके बारे में प्रोविजंस हैं। सिक्स्थ स्केड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये फ़र्क आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है सेवन्थ स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। द सेवन्थ स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड स्पेसिफाइज एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। सेवन्थ स्केड्यूल में यूनियन और स्टेट में या फिर सेंटर और स्टेट में जो डिवीज़न की गई है पावर्स की, उसके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे सेंटर और स्टेट में सब्जेक्ट्स डिवाइड किए हुए हैं, किस सब्जेक्ट पे सेंट्रल लॉज बनाएगा, किस सब्जेक्ट पे स्टेट्स ने लॉज बनाने हैं, और दोनों स्टेट और सेंटर ने किस सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाने हैं, इसके बारे में सारी डिटेल्स हैं सेवन्थ स्केड्यूल में। दिस स्केड्यूल डील्स विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट जिसमें ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, अब 100 हैं। सेकंड है स्टेट लिस्ट जिसमें ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे, अब 61 हैं। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट जिसमें ओरिजिनली 47 थे, अब 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो सेवन्थ शेड्यूल डील करता है जो डिवीज़न है पावर्स की यूनियन और स्टेट में, उसके साथ। इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर स्टेट और सेंटर अपने अपने लॉज बनाते हैं। नेक्स्ट है एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें जो इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो इसमें इंक्लूड करी गई हैं। तो एट द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड 14 ऑफिशियल लैंग्वेज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया था ओरिजिनली इसमें सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, अब इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि हैं एट्थ शेड्यूल में। फर्स्ट 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ सिंधी को जोड़ा गया। 14 जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसके बाद 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथाली और संताली को ऐड किया गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो इस तरह इसमें लैंग्वेजेस ऐड की गई। ओरिजिनली सिर्फ 14 थी, अब 22 हैं जो कि अमेंडमेंट्स के साथ ऐड की गई हैं। और 2011 में ओडिया के जो स्पेलिंग थे वो ओडिया 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत बदल दिए गए थे। तो इस तरह एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 9th शेड्यूल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओरिजिनली हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 थे, उसके बाद जो 9th शेड्यूल है ये ऐड की गई थी अमेंडमेंट के साथ। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 9th शेड्यूल को ऐड करने के लिए 1951 में। तो जो भी 9th शेड्यूल में आर्टिकल्स थे जो भी इसके अंडर आते थे उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ही क्यों ना करते हों। तो 9th शेड्यूल में जब ये ऐड की गई 1951 में, तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स रखे गए थे जिनको कि चैलेंज नहीं किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट में। इसको पहले देख लेते हैं कि ये किसके बारे में थी। इट डील्स विद स्टेट्स एक्ट्स एंड रेगुलेशंस दैट डील विद लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। ये बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स के बारे में और ज़मींदारी सिस्टम के ख़ात्मे के बारे में इसमें ज़्यादातर एक्ट्स थे। और इनको जो भी आर्टिकल 9th शेड्यूल के अंदर आता था उसको
कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जैसा कि केशवानंद भारती केस में 1973 में जजमेंट दी गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये जजमेंट दी गई थी कि अगर कोई भी एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उसको अमेंड किया जा सकता है। मतलब 9th शेड्यूल में जो है इनको भी अमेंड किया जा सकता है। तो 9th शेड्यूल बेसिकली डील करता है अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम से और लैंड रिफॉर्म से। और पहले क्या था, ये इसमें जो भी आर्टिकल्स आते थे वो अमेंड नहीं किए जा सकते थे। मतलब जो भी इसमें आर्टिकल्स आते थे उनके लिए जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल नहीं था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत इनको भी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि है प्रोविजंस रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के मेंबर को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है किस बेसिस पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर, मान लो किसी एक पार्टी से उसने इलेक्शन जीते हैं, लेकिन बाद में वो अपनी पार्टी चेंज करता है जीतने के बाद, तो उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसको कहते हैं। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। तो ये ऐड किया गया शेड्यूल, ओरिजिनली हमें पता है 8 थे, 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया और 10th शेड्यूल को ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में। तो इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। जब भी कोई अपना दल बदलता है या फिर कोई नेता जीतने के बाद इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। 10th शेड्यूल में उसका प्रोविज़न है। नेक्स्ट है 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। तो इसके बारे में सारा पंचायत के बारे में है कि कैसे पंचायत के इलेक्शंस के बारे में, उसके सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के बारे में सारे प्रोविजंस 11th शेड्यूल में दिए हुए हैं और इसके अंडर 29 मैटर्स आते हैं। नेक्स्ट है दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। जो 73rd अमेंडमेंट हुई थी 1992 में, उसके तहत इस शेड्यूल को जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके तहत जो भी पंचायत के अंडर आते हैं, जो भी पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी है, वो सारे प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है 12th शेड्यूल। इट डील्स विद द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। 11 में सारा पंचायत के बारे में था और 12 में ये म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या अथॉरिटीज़ होंगी म्यूनसिपैलिटी की। इसमें 18 मैटर्स आते हैं। कौन कौन से मैटर हैं, वो सारे प्रोविजंस दिए गए हैं 12th शेड्यूल में। तो दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस शेड्यूल को ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। तो इन सभी शेड्यूल्स का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये क्या होती हैं, ये एडिशनल डिटेल्स होती हैं जो कि आर्टिकल्स में मेंशन नहीं होती। उसके बाद ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स में 10 शेड्यूल मेंशन किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनको अडॉप्ट किया गया। ओरिजिनली 8 थे लेकिन अब 12 हैं। फर्स्ट शेड्यूल में जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके नेम और उनकी टेरिटरियल जरिडिक्शन, मतलब कि स्टेट का कितना एरिया होगा, उसके बारे में सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। सेकंड शेड्यूल में प्रिविलेजेस और इमोल्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्स दी गई है कि किस ऑफिस को, किस ऑफिशियल को कितनी सैलरी या प्रिविलेजेस देने हैं।
थर्ड स्केड्यूल में ओथ और अफर्मेशन के बारे में कहा गया है। ओथ मतलब जो भी शपथ लेते हैं हमारे ऑफिशियल्स, उसके बारे में सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। फोर्थ में प्रोविजंस इन रिलेशन टू एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। राज्यसभा में किस स्टेट को या किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स देनी है उसके बारे में सारे प्रोविजंस फोर्थ स्केड्यूल में है। उसके बाद फिफ्थ में क्या है, स्केड्यूल्ड एरियाज़ और स्केड्यूल्ड ट्राइब के बारे में प्रोविजंस हैं, लेकिन इन चारों को छोड़कर जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए अलग से सिक्स्थ स्केड्यूल है। बाकी सारे जो स्केड्यूल एरिया और स्केड्यूल ट्राइब हैं उनके लिए फिफ्थ स्केड्यूल में प्रोविजंस हैं और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के लिए सिक्स्थ स्केड्यूल में उनके ट्राइबल एरियाज़ के लिए प्रोविजंस हैं। सेवन्थ स्केड्यूल इज़ रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन या फिर सेंटर और स्टेट में कैसे पावर्स डिवाइड की गई हैं, किस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट सेंटर के पास है, कौन सा स्टेट के पास है, इसके बारे में सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। नेक्स्ट एट्थ स्केड्यूल में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाती हैं। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, अब 22 हैं। नेक्स्ट है नाइन्थ स्केड्यूल। नाइन्थ स्केड्यूल में है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में और अबोलिशन ऑफ ज़मींदारी के बारे में। तो इसमें जो लॉज आते थे पहले, इनको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं तो आप उनको भी चैलेंज कर सकते हो। टेंथ स्केड्यूल में डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अगर कोई भी मेंबर अपना दल बदलता है जीतने के बाद तो उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। 11th स्केड्यूल है पंचायत के बारे में। ये ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और पंचायत की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, इलेक्शन करवाने के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं सारे 11th स्केड्यूल में हैं। 12th स्केड्यूल डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपैलिटीज़ की क्या क्या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में 12th स्केड्यूल में डिटेल में दिया हुआ है। तो ये ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत और ये डील करता है म्यूनसिपैलिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के साथ। तो यही थे 12th स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की 12 अनुसूचियाँ। आई होप these are useful for you. If you have any doubt, you can write below in the comment section. Thank you. Thanks for watching.